चैप्टर 5 है वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड, और इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग वाज रनिंग। हेडिंग थी आपकी, बताएं मुझे कोई क्या हेडिंग चल रही थी? विमेंस मूवमेंट, ये हेडिंग चल रही थी ना। और विमेंस मूवमेंट में विमेंस मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग पढ़ लिया था कैंपेनिंग। कैंपेनिंग हम लोग पढ़ ही रहे थे, है ना, कैंपेनिंग पढ़ रहे थे। तो सभी लोग बिल्कुल रेडी है ना समझने के लिए? इधर उधर जो हाँ, इधर उधर का जो कॉन्टेक्ट है अपना घर से वो तोड़ दीजिए और बिल्कुल से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, ठीक है? सबको समझ में आएगा। एसएससी का पेपर आपको कब है, आज है कि कल है? कल है ना, टुमारो। तो आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, उसमें चैप्टर 3 है ना, तो उसको तो अच्छे से तैयार कर लिया है कि नहीं कर लिया है? ओके, वेरी गुड। देखिए कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग हम लोग समझ रहे थे। कैंपेनिंग में हम लोगों ने एक चीज समझा था कि विमेंस का जो मूवमेंट था, बहुत सारी जो विमेंस का मूवमेंट था वो किस चीज के लिए था? जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, घरेलू हिंसा हो रही थी। घरेलू हिंसा का मतलब हम लोगों ने समझा था, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब कि जो भी महिलाएं घर में रह रही हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो मार पिटाई को लेकर हो, फिजिकली हो, चाहे वर्बल हो, उनको कोई कुछ एब्यूज किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी विमेंस थी पहले, आज से कई सालों पहले। जब हम बात करें 2006 के पहले की बात करें, तो बहुत सारे केसेस हमें देखने के लिए मिलते थे। और बहुत सारे केसेस में हमने ये चीज देखा कि वो लोग काफी परेशान थे, लेकिन वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, है ना, उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, और आप देखेंगे कि 2006 में एक कानून बन गया। 2006 में एक नया लॉ पास किया गया, मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया था आपको। आपसे कोई पूछे कि ये कानून कब आया था, तो आप 2006 में आया था। और किसके खिलाफ आया था? ये कौन कर रहा है भाई? प्रियंका। वीडियो ऑन करिए। किसका वीडियो ऑन नहीं है अभी? जो सिद्धांत कुमार, अर्णव गुप्ता एंड प्रियंका, 3 लोग होगा। हाँ, जिनका वीडियो ऑन नहीं है, ऑन तो है सर, उसने फिंगर लगाई है अपनी अपने वीडियो के सामने। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा हम समझेंगे कि उन्हीं की तरफ से बातचीत हो रही है। तो वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज यू विल बी रिमूव नाउ। प्रियंका, ऑन योर वीडियो, यू आर नॉट लुकिंग नाउ। निमित, सिद्धांत, ऑन योर वीडियो इमीडिएट। ओके प्रियंका, यू विल बी रिमूव। निमित, ऑन योर वीडियो इमीडिएट। सर ऑन है। सर निविश का ऑन है। वीडियो इज ऑन बट यू आर नॉट लुकिंग नाउ हियर। यस सर। सर अब आया। Okay, Anuj Tripathi has joined, and Anvesa Barik, your video is not on, beta. Nimit, निखिल के नाम से आ गया। नेटवर्क इशू है। ठीक है, अथर वॉच रिमेंड, ओके। सर निखिल का नहीं ऑन, कोई निखिल। Nikhil, where is the Nikhil now? चला गया, चला गया। Out. Okay. चलिए पढ़िए आप लोग, ठीक है। यस सर। देखेंगे इसमें क्या हो रहा है
कि 2006 में एक लॉ बना जिससे महिलाओं को एक पावर मिला, है ना। लड़ाई लड़ने का कानून नहीं बना था इससे रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना था, तो महिलाएं सड़कों पर निकली, आंदोलन किया, है ना। इसके बाद ये प्रस्ताव जो प्रपोजल था ये हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, संसद में लाया गया, पार्लियामेंट में, वहां सभी लोगों ने बहस किया और बड़े आराम से जो लॉ था ये पास हो गया। और ये लॉ प्रभावी कब से हुआ? 2005 में ये पास हुआ था, लेकिन जब ये अप्लाई हुआ तो ये 2006 में हुआ, इसलिए हम इस डेट को याद रखते हैं, इस ईयर को याद रखते हैं। ये किसके खिलाफ आया था वो आप लोगों को याद रखना है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस आप देख सकते हैं कि गिव अ वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम आर कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस, तो आपको सीधे आंसर यही से देना है कि women who face physical and mental violence within their homes also called domestic violence। नेक्स्ट में देखिए हम लोगों ने क्या हमें पढ़ना है, इसके अलावा और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी महिलाएं, वो भी आप देखिए जो विमेन्स थी। देखिए, सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द विमेन्स मूवमेंट लेड टू द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस इन 1997। अब 1997 में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया और एक नियम बनाया, कानून बनाया, वहां से पास किया, क्या करने के लिए? विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। क्या सुरक्षा देने के लिए किया उन्होंने? कोर्ट ने विमेन्स मूवमेंट, विमेन्स का एक मूवमेंट जो आंदोलन चला, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इससे सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना, समझा और उनके प्रोटेक्ट के लिए क्या किया? कुछ ना कुछ उनको एक पावर दिया। किस तरह की पावर? अच्छा, वो प्रॉब्लम किस तरह की फेस कर रही थी? अब देखिए, टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, है ना। इसका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कोई विमेन है, वो किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रही हैं, किसी कहीं पर वर्किंग प्लेस पर, मान लीजिए किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, कहीं पर भी बाहर से आ जा रही हैं, तो ऑफिस के ही कुछ लोगों के द्वारा, ऑफिस के ही कुछ लोगों के द्वारा या उस कंपनी के कुछ लोगों के द्वारा या जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है वहां पर भी ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि उनको गलत तरीके से बोलना, अभद्र टिप्पणियां करना, है ना, कमेंट करना, जिससे वो मेंटली रूप से टॉर्चर हो रही थी, है ना। तो इन सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट में काउंट किया गया एट वर्क प्लेस, दिया है ना साफ साफ। एंड विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी बातें होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी अगर ये सारी चीजें देखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट, मतलब सुधार करने के लिए गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी गाइडलाइन भी निकाल सकता है। गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देश निकाल सकता है कि ऐसा अब नहीं किया जाएगा। अगर इससे संबंधित अगर मेरे पास कोई मामला आता है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होगा और उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। उसको किसी जिस तरह का, तो इस तरह से गाइडलाइंस निकालती रहती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होता है कि वो अपनी गाइडलाइंस निकाल सकती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कब आती है? 1997 में। किसके अंगेंस्ट में आती है? तो किसके लिए आती है? टू प्रोटेक्ट वुमेन, वुमेन की सुरक्षा, हाँ, वुमेन की सुरक्षा के लिए आती है। हाँ, वुमेन की सुरक्षा के लिए आती है। और वुमेन की सुरक्षा किससे हो रही है? अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड द विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई वर्क प्लेस हो, वहां पर जो भी महिलाओं को कुछ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको बोला जा रहा है, अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया तो उस व्यक्ति की खैर नहीं, ठीक है ना, उसकी खैर नहीं। फिर इसको अंडरलाइन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका, ये दोनों ही पार्ट, ये देखिए, ये पहला पार्ट था कैंपेनिंग का, ये सेकंड पार्ट था कैंपेनिंग का। सेकंड नंबर आप कैंपेनिंग में डाल सकते हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर है आपका कैंपेनिंग का। कैंपेनिंग में 3 तरह से कैंपेन हो रहा है, 3 तरह से, तीनों तरीकों से महिलाएं कैंपेन कर रही हैं। जो पहला कैंपेन हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ था। दूसरा कैंपेन हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाग गया, सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली, है ना, कि भाई ये बात हमारे देश में हो रही है क्या, ऐसा भी हो रहा है क्या। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया, मतलब बता दिया कि भाई अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और देखिए थर्ड नंबर ये क्या था, ये बहुत पुराना है, आप लोग जानते होंगे इसको। इन द 1980 के समय में क्या हुआ था, विमेंस का जो एक ग्रुप रहा था अक्रॉस द कंट्री, स्पोक अबाउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। डाउरी डेथ बहुत बढ़ रही थी दहेज को लेकर। यानी दहेज, डाउरी का मतलब यही होता है कि आप लोग जानते होंगे कि शादी विवाह के समय में अक्सर जब विवाह होता है तो जो आपका
वर पक्ष होता है, वर पक्ष का मतलब जो लड़कों की तरफ से होता है, एक डिमांड होती है पैसे की, एक बहुत मोटी रकम की डिमांड होती है कि जब इतना पैसा आप लोग हमें देंगे तब हम शादी करेंगे, है ना, ऐसा करके एक बातचीत जो चलती है। जो अब देखिए लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक है, सब कुछ अच्छी चीज है, और वो जो लड़की के पिता है वो शादी भी करना चाहते हैं वहां पर, है ना, लेकिन बीच में मामला आपका कहाँ फंस रहा है, पैसे को लेकर फंस रहा है ना। किसी तरह से मान लीजिए कोई शादी हो भी जाती है, कह देते हैं कि हाँ बाद में हम देंगे, फिर थोड़ा बहुत करके वो दे भी देते हैं, लेकिन शादी होने के बाद भी उस महिला को जब वो विवाहित होकर उस घर में जाती है तो कई लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, पैसे की लालच, उसको उसके उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि अपने फादर से कहिए कि हमें इतना पैसा दें, हमें स्कूटर दें, हमें गाड़ी दें, हमें ये चीज दें। और जब वो उनके फादर नहीं दे पाते हैं तो उनको मेंटली उसे टॉर्चर किया जाता है, मार पिटाई की जाती है। तो ये भी मामला तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ही आ रहा है ना। मामले देखिए सभी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आ रहे हैं, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आ रहा है, लेकिन ये मामला किससे रिलेटेड है, डाउरी डेथ से रिलेटेड है। डाउरी डेथ मतलब दहेज, क्योंकि दहेज को रोकने के लिए एक अलग से कानून बना था, दहेज को रोकने के लिए एक अलग से कानून बना था, ठीक है ना। दहेज में हाँ हाँ, तो देखिए इसमें केसेस ऑफ यंग ब्राइड, केसेस ऑफ यंग ब्राइड जो है ना, जो दुल्हन होती थी ना, बीइंग मर्डर्ड बाय दियर इन लॉ, है ना, इन मर्डर्ड बाय दियर इन लॉ, ठीक है, और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। आप देख सकते हैं कि कितने लालची लोग होते थे वो, है ना, तो वो सारे लोग इसके जो लालची लोग होते थे ना वो सब इसके पकड़ में आ जाते थे, ठीक है, उनके खिलाफ भी कानून आ गया। Women's group spoke about against the failure to bring these cases to justice। हालांकि जब ये शुरुआत में आया, जब ये अभी कानून बना नहीं था, ये 1980 के समय की बात है, 1980 में डाउरी डेथ बहुत सारी बढ़ गई थी, है ना, केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन-लॉज, है ना, और हस्बैंड, है ना, ग्रेडी फॉर मोर डाउरी, अधिक दहेज के लालच में उनको मर्डर भी हो जाता था उनका। तो विमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेल्योर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी होती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं, डिमांड करती हैं। दे डिड सो बाय कमिंग टू ऑन स्ट्रीट, गलियों पर आती हैं, अप्रोचिंग द कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, कोर्ट में भी जाती हैं, एंड बाय शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, और सारे सभी जगह अपनी शेयर करती हैं, अपनी बातों को शेयर करती हैं, अपने दुख को बताती हैं। एवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू, और जब धीरे धीरे ये पब्लिक इशू बन गया तभी लोग इससे जानने लगे कि भाई ये जो महिलाएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे घर की तो महिलाएं हैं, आज इनके साथ ही हो रहा है, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कल के दिन हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ भी हो सकता है, तो फिर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये पब्लिक इशू बनता है, पब्लिक इशू जब बनता है तो फिर एंड सोसाइटी एंड डाउरी लॉ, तो फिर जो डाउरी लॉ है वो निकल के आता है। तो डाउरी लॉ जब चेंज टू पनिश, ऐसी फैमिलीज को पनिश करेगा हु सीक द डाउरी, जो दहेज की ओर देख रहा है, ठीक है ना। दहेज के बारे में सोचना भी पाप है, समझ लीजिए, है ना। तो जो भी अब पैसे के लिए डिमांड कर रहे होंगे ना, अब उनके लिए तो बिल्कुल डंडा लिए खड़ा है कोर्ट, है ना, कि मांगना पैसा फिर सर वो बुलाते जो हैं। सर नीचे फोटो बनी है सर वो किसकी है? सर ऊपर ये ये यस फोटो, सर, ये एक यस महिला, सर। ये एक महिला बैठी हुई है यहाँ पर, देख रहे हैं आप किस तरह से इनकी इनकी जो बेटी है ना बेटा, सत्यरानी, हाँ हाँ इनका बेटा, नाम सत्यरानी, अब देखिए इनका नाम इनकी, सत्यरानी। हाँ सत्य रानी है। सत्य अब रानी। देखिए इनके बारे में थोड़ा दिया गया है, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन मूवमेंट, इस वुमेन मूवमेंट की एक्टिव मेंबर थी, सिटिंग ऑन द स्टेप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठी हुई है ना, सराउंडेड बाय द लीगल फाइल्स, बहुत सारी फाइलों को लिए हुए, है ना, और एक बहुत बड़ा युद्ध करने के बाद उनको न्याय मिलता है। बट उनकी जो बेटी है ना, हु वाज मर्डर्ड फॉर डाउरी, वो दहेज ही पहले उनकी बेटी की मर जाती है। देखिए आप उसकी फोटो देख सकती है, यहाँ पर दी गई है। तो वो बेचारी उसने लड़ाई किया, वो अगर देखिए ये जो महिला सतरानी है, अगर ये सोच लेती कि नहीं अब मेरी बेटी तो मर गई, वो तो वापस आएगी नहीं, अब मैं किसके लिए लड़ाई करूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने अब उसकी बेटी की जो डेथ गई है, उसने उस हजारों बेटियों, लाखों बेटियों के लिए सोचा, करोड़ों बेटियों के लिए सोचा जो भारत में है ना, उनके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए इसने एक लंबी लड़ाई लड़ी लीडरशिप में, और उनको सफलता मिलती है बेटा, ठीक है ना, उनको सफलता मिलती है। तो देखिए आज भी ऐसे लोग हैं। अब देखिए अब ये क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग थी आपकी वुमेन्स मूवमेंट में, वो कैंपेनिंग ही थी। इसी को आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत सारा डेटा आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, इधर रेजिंग अवेयरनेस और ये प्रोटेस्टिंग, ये बहुत छोटी छोटी हेडिंग्स है, इसमें छोटी मोटी बातें हैं, वो आप लोग इसको सुन चुके हैं, बस देख लीजिए एक बार। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज एन रेज टू पब्लिक अवेयरनेस। अच्छा ये क्या होता है, ये कैसा विमेन मूवमेंट है, ये विमेन मूवमेंट ऐसा होता है सर रेजिंग मतलब जागरूकता। हाँ, रेजिंग का मतलब होता है कि रेजिंग अवेयरनेस का मतलब होता है कि जागरूकता फैलाना, रेजिंग का मतलब होता है फैलाना, उठाना, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, यानी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है
कि हाँ हमें हमें राइट मिले हुए हैं, हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, हम कुछ नहीं। बहुत से लोग तो ये सोच लेते हैं कि अरे ऐसा शुरू से होता आया है तो ऐसा ही होता रहेगा, अब क्या हो सकता है, हार मान के बैठे रहते हैं ना। तो ऐसे लोगों को अवेयर किया जाता है, पहले उनको जागरूक किया जाता है, तभी तो भीड़ इकट्ठा होती है ना। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, रेज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों को अवेयर किया जाता है कि भैया जागो, है ना, ऑन द वुमेन राइट। महिलाओं को उनके अधिकारों को बताया जाता है। बहुत सारी महिलाएं भारत में आज भी ऐसी हैं जिनको उनके अधिकार ही नहीं पता है कि हमारे पास किस तरह के राइट हैं, है ना। डियर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्लेस, और इस तरह के मैसेज गलियों गलियों में फैलाए जाते हैं। गाने गाने गाए जाते हैं, गाने गा गा कर लोगों को सुनाया जाता है। बहुत से लोगों को सीधे सीधे आप समझाएंगे तो नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर उसी बात को कोई गाना बना देंगे, उसको समझाएंगे तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये गाना किस लिए आया है। तो सॉन्ग भी बनाए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग भी ली जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, देख रहे हैं आप इस लड़की को आप देख रहे हो कैसे जा जाकर महिलाओं के बीच में खड़ी हो रही है। आप देख रहे हो किस ये सिचुएशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर क्या हो रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पर इस महिला के साथ में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से रेजिंग अवेयरनेस के माध्यम से आप क्या बताएंगे कि रेजिंग अवेयरनेस में अवेयरनेस फैलाई जाती है, उन विमेंस को उनके राइट के बारे में बताया जाता है। और इसको फैलाने का तरीका क्या है, तरीका ये कि स्टेट प्लेस गलियों में छोटे छोटे एक्ट किए जाते हैं। अब देखो ये एक्ट हो रहा है, ये एक लड़की इस महिला को मार नहीं रही है, आप सोच रहे हो कि उसको मार रही है, उसको ये एक्ट करके बता रही है, कि देखिए इस तरह से महिलाओं को पीटा जाता है। देखिए ये महिला क्या कर रही है, ढोलक बजा रही है, कि गाना गा रही है। तो ये गाना गा रही है और ये एक्ट कर रही है, एक्ट में बता रही है। अब ये महिला, ये जो लड़की है, दिखने में लड़की जरूर है, लेकिन ये एज अ मेन का रोल कर रही है। किसका रोल कर रही है, एज अ मेन का, पुरुष का रोल कर रही है, ठीक है ना। एक पुरुष का रोल कर रही है कि देखिए किस तरह से उनकी पिटाई होती है। और ये सच में मार नहीं खा रही है, ये केवल एक्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि घरों के अंदर ऐसा होता है, बाहर भी ऐसा घरों के अंदर होता है, अपार्टमेंट्स में होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको लग रहा हो कि अरे यार एक लड़की मतलब मार रही है ना, तो ऐसा नहीं है, ये एक्ट है। यहाँ पे दिया है ना, स्ट्रीट प्लेस का मतलब क्या होता है, प्ले एक्ट होता है ना। गलियों में ऐसे एक्ट दिखाकर लोग इकट्ठा होते हैं। भाई जब एक्ट दिखाएंगे तभी ना लोग इकट्ठा होंगे कि अरे लाओ लाओ देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या। और फिर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो लास्ट में उनको पता चलता है कि हमें एक मैसेज दिया गया है, ठीक है। प्लेज में पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, प्लेज में तो सब लोगों को लगता है कि बस कोई कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन लास्ट में पता चलता है सब लोगों को कि अरे ये तो हमें एक मैसेज देने के लिए था। सॉन्ग होता है, गाने भी होते हैं, है ना, पब्लिक मीटिंग भी होती है। तो एक प्रकार की पब्लिक मीटिंग भी थी। प्रोटेस्टिंग, अब जब ये मान लीजिए अवेयरनेस फैला दी गई, अब यहाँ पर अवेयरनेस फैला दी गई, तो अब देखिए सारी महिलाएं भी इकट्ठा हो गई। ये देखिए अब सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई, अब एक्शन मोड में आ गई हैं। तो एक्शन मोड में आ गई हैं, ये देखिए झंडा वंडा लिए हैं, बैनर वैनर लिए हैं, अब सीधे सड़कों पर उतर आई हैं। बहुत सारी महिलाएं पीछे बेलन वालन लेके भी खड़ी रहती है, ठीक है। अब ये देखिए आवाज आ रही है बेटा कहीं से। अब देखिए प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या है कि अब अवेयरनेस फैल गई है, सब लोगों को सबके अपने राइट पता चल गए हैं कि हाँ हमारे पास ये राइट है। अब ये अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अब ये धरने पर, रोड पर, सड़कों पर आएंगे, विरोध करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आ गई, द विमेंस मूवमेंट रेसेस इट्स वॉइस, अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, उठाती हैं। वेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन, जब भी वुमेन के खिलाफ वायलेशन होता है, वायलेशन का मतलब आप समझते हैं हिंसा, टेक अ प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल वन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट दियर इंटरेस्ट। जब कोई लॉ और पॉलिसी क्या होती है, उनके इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई कानून बना, तो पता चला कि इतने महिलाओं ने इतना संघर्ष किया, वुमेन्स ने, अब कानून बना तो वो भी परफेक्ट अगर लॉ नहीं बना। मान लीजिए कोई लॉ गवर्नमेंट बनाती है तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट ही हो, कोई लॉ बनता है तो उसमें छोटी मोटी कमियां भी हो सकती हैं। तो ऐसी कमियों को भी दूर करने के लिए महिलाएं सड़कों पर आ सकती हैं कि सरकार अगर कोई लॉ बना रही है तो अच्छे से लॉ बनाए, कंप्लीट लॉ बनाए, आधा अधूरा लॉ ना बनाए, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी आ सकती, यही बात इसमें दिया गया है कि कोई लॉ और पॉलिसी अगर होती है, एक्ट अगेंस्ट दियर इंटरेस्ट, अगर महिलाओं के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बना हुआ है तो भी वो लोग सड़कों पर आ जाती है। पब्लिक रैलीज होती है एंड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किया जाता है, लोग जगह जगह पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन इन जस्टिस, ये अन्याय के खिलाफ एक सीधा सा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब आप समझते, अटेंशन का मतलब समझते हैं क्या है, कि अगर बहुत सारी महिलाएं मान लीजिए किसी जगह इकट्ठा होकर बैठ गई, तो जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब फोटो लेके, कैमरा लेके वहां पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि टीवी में अब वही आ रहा है। तो इससे सरकार का ध्यान जो है, गवर्नमेंट का ध्यान सीधे जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे स्टेट में,
और सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेने का काम करती है, गवर्नमेंट तुरंत ध्यान उसका जाता है। तो ये आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोटेक्शन से फायदा क्या है, तो प्रोटेक्शन से यही फायदा होता है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी लॉ पॉलिसी के अगेंस्ट में हम जा सकते हैं, और पब्लिक रैली और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पावरफुल तरीका होता है क्या करने के लिए, ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, अन्याय कहाँ हो रहा है उसको दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। नहीं तो अन्याय तो इनजस्टिस तो पता नहीं है, अभी भारत के इतने सारे गांव हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन अगर उसको उजागर करने का हमें तरीका मालूम हो जाए, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी कल के दिन ऐसी चीजों को, मामले को उठाते हैं, तो आप लोगों का भी नाम होगा, है ना। अब देखिए लाल से आपका सोइंग सॉलिडेरिटी, इसका मतलब ये है कि दृढ़ता से, मजबूती से खड़े रहना। ऐसा नहीं कि अब आंदोलन के लिए निकले हैं, अब पुलिस का डंडा देखे तो भागे वहां से, है ना, वहां से अब हम देखें, हाँ अब वहां देखे तब अब जितनी महिलाएं रही पता चले वो भाग गए वहां से, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। लीडरशिप, अच्छा जो नेता होता है, लीडर होता है, जो सबसे आगे होता है, सबसे पहले उसी को मार खाना चाहिए। अब ये रही कि जो नेता है सबसे आगे जा रहा है, पीछे बहुत सारी महिलाएं, वही सबसे पहले भाग जाए, है ना, अब पीछे महिलाएं फिर खड़ी रह जाएंगी। तो जब नेता ही आगे भाग जाएगा, आगे जो लीड कर रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले हमने पढ़ा क्या, कैंपेनिंग पढ़ा, कैंपेनिंग में छोटे छोटे कैंपेन लगाए हम लोगों ने, समझा महिलाओं को, फिर हमने क्या किया, रेजिंग अवेयरनेस, हमने उनको जागरूक किया। जब महिलाओं को सब पता चल गया तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। और जब विरोध करने के लिए अब सड़कों पर आ गए हैं, अब सरकार और हमारे बीच में टकराव होने जा रहा है, सरकार रोकने का प्रयास पहले करती है, टकराव होने जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, शोइंग सॉलिडेरिटी। शोइंग सॉलिडेरिटी का मतलब ये है कि मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, चाहे कितनी ही हमारी पिटाई हो जाए, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। तो देखिए वही बात इसमें दिया गया है कि द वुमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन्स एंड पर्सन्स। अब ये देखिए 8 मार्च की घटना है, ऑन 8 मार्च याद रख लीजिएगा आप भी, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8 मार्च को किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। 8 मार्च। बिल्कुल बिल्कुल, सर ओके सर। चलिए, तो इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे पहले से ही, बस आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आंसर जो होंगे ना, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे हम लोग, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इसके बाद इक्वालिटी वाला चैप्टर जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 3 का ही रिवीजन करना है, पूरी बुक का रिवीजन करना है, और बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आपको काम आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में, टर्म 1 टर्म 2 में काम आते हैं, तब भेजा जाएगा आपको, उसके पहले क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा, परेशान नहीं होंगे। आपको बिल्कुल प्रिंटेड क्वेश्चन मिल जाएगा मोबाइल पर, आप चाहे उसका प्रिंट ले लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी में लिखना बहुत जरूरी होगा, जब कॉपी जरूरी होगी तो मैं बता दूंगा। अभी केवल आप पढ़ाई करिए, मैंने आपको कहा था कि जून में भी मैंने कहा था कि परेशान मत होइए, और जुलाई में भी कह रहा हूँ कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कॉपी में राइट करने की बात आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछते रहते हैं कि सर नोट्स बनाना है, क्या करना है, तो नोट्स हम बनवाएंगे, बताएंगे नोट्स के बारे में। आप लोग अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, जैसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो अपनी रफ एक कॉपी एसएससी की बना लीजिए, उसमें आप पर्सनल समझते हैं कि आज हमने ये समझा, इस डेट में हमने ये बातें अच्छी समझी, अंडरलाइन करते आइए बुक में ये अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हाँ रफ भी बना सकते हैं, बनाइए, अभी रफ नहीं बना लीजिए, रफ से अच्छा है कि अब देखिए यहाँ पर ग्लॉसरी पूछी जाती है, ग्लॉसरी एग्जाम में बहुत आती है, क्लास 6 में आप लोगों को नहीं पता रहा होगा, लेकिन क्लास 7 में याद रखिए हर चैप्टर के लास्ट में ग्लॉसरी दी होती है। इस ग्लॉसरी में एक वर्ड दिया होता है स्टेरियोटाइप, और देख रहे हैं बुक में दिख रही होगी स्क्रीन में, हर चैप्टर की सबसे लास्ट में ग्लॉसरी दी होती है, और इस ग्लॉसरी में एक वर्ड दिया होता है और एक वर्ड का नीचे एक्सप्लेन दिया होता है, उस एक्सप्लेन को भी याद करना होता है। ग्लॉसरी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कोई लाइन पूछ ले, अभी तो केवल पढ़ना ही है आपको। वायलेशन क्या होता है, अब देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में फिर से यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो जो बच्चे वहां पे नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं, इसकी डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। दिस रिफर्स टू द फिजिकल एंड वर्बल बिहेवियर दैट इज द सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट विशेस ऑफ वुमेन, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें हैं और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग सब आज आप लोग इसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग चैप्टर थर्ड ही अभी प्रिपेयर करिए, ठीक है? क्योंकि इसका आपका एग्जाम है और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है? यस सर, तो मार्क्स सब सबमिट करते तभी पता ओके। चल जाता है। यस सर। ठीक, हाँ इस बार ऐसा सिस्टम किया गया है कि आप लोगों को मार्क्स भी वहीं पता चल जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? थैंक यू सर। Thank you for teaching, sir. Thank you for teaching. ओके बेटा, ओके।